हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही मस्त होंगे और पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको पता है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। बीच में एक दो दिन लेक्चर नहीं मिला है, उसके लिए खेद है। आप लोगों को अब बराबर लगातार कंटिन्यू लेक्चर मिलने वाले हैं, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान में पहला जो हमारा यूनिट है उसमें हमको प्रोटोजोआ टू सिलेंटेटा पढ़ना है। ये बात अभी तक आपको समझ में आ चुकी है। प्रोटोजोआ हम पढ़ रहे थे। इसमें तीन स्पीसीज पढ़ना है, जिसमें से पहली स्पीसीज है हमारी यूग्लिना, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है ना। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है? यूग्लिना है। बड़ा सा बाहर फ्लैजिला है, अंदर ग्रीन ग्रीन कलर के क्या दिख रहे हैं? क्लोरोफिल है ना, क्लोरोप्लास्ट। इस तरीके से देखो, लौकी के जैसे है ना। लौकी खाए हो सभी लोग, इस टाइम तो खूब आती है मार्केट। तो आज हम यूग्लिना विरिडिस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। काफी इम्पोर्टेंट है यूग्लिना विरिडिस। इसका कंप्लीट डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला तो काम है हमको क्लासिफिकेशन इसका याद करना। जैसा कि आपको पता है, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पे एक सेपरेट लेक्चर बनाया था, छोटा सा था, 15-20 मिनट का। उसको आप लोग देखे ही होंगे, उसमें करवाया था। तो इसका डोमेन जो है आपका यूकेरिया होता है। इसको लिखे ना लिखे, किंगडम से आपको स्टार्ट करना है स्पीसीज तक, है ना। तो डोमेन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, यूकेरिया किंगडम। जैसे कि आपको मैंने बताया था प्रोटिस्टा, है ना। अकॉर्डिंग टू आर एच व्हिटेकर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था सन 1969 में, सन 1969 में उन्होंने 5 किंगडम बनाए थे, जिसमें से एक था प्रोटिस्टा, पहला ही, है ना। प्रोटिस्टा में यूग्लिना रखा गया है। फाइलम क्या है? यूग्लिनोफाइटा। और उस दिन मैंने एक फाइलम आपको बताया था जिसका नाम था फाइटोमेस्टिगोफोरा। क्या बोला था मैंने? फाइटोमेस्टिगोफोरा, है ना। तो या तो आप यूग्लिनोफाइटा लिखिए या फिर फाइटोमेस्टिगोफोरा लिखिए। क्लास या फिर आप यूग्लिनोइडी लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो मेस्टिगोफोरा, है ना। मेस्टिगो फोरा, दोनों करेक्ट हैं और दोनों मान्य होंगे। ऑर्डर है यूग्निलियल्स, फैमिली यूग्लिनियसी, जीनस यूग्लेना, और आपको जो स्पेशली स्पीसीज पढ़नी है वो है विरिडिस, है ना। तो ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, ये किसका है? यूग्लिना विरिडिस का। बात समझ में आई? वैसे तो हर एक जीनस की कई सारी स्पीसीज होती हैं। आपको जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है यूग्लिना विरिडिस के बारे में, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज इसकी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन आपको याद कर लेना है एज इट इज, जैसे लिखा हुआ है। किंगडम टू स्पीसीज तक पूरा याद होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। ये कुछ आउटलाइन है क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू ऑफ द फाइलम यूग्लिनोफाइटा, जो कि हम फाइलम का पढ़ ही चुके हैं ना। फाइलम के बारे में जो डिटेल है प्रोटोजोआ का, वो तो पढ़ ही चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिना, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हैबिट पढ़ेंगे, हैबिटाट पढ़ेंगे ऑफ यूग्लिना विरिडिस। स्ट्रक्चर, मूवमेंट, इसमें मूवमेंट आपको यूग्लिनॉइड मूवमेंट देखने को मिलेगी और फ्लैचुलर मूवमेंट, दो टाइप की मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। न्यूट्रिशन मिक्सोट्रोपिक होगा, होलोजोइक, होलोट्रोपिक, है ना, ऑटोट्रोपिक, हर प्रकार का इसमें न्यूट्रिशन मिलता है। इसलिए जो है आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभार यूग्लिना पे मेनली सिर्फ न्यूट्रिशन पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि आपको एक्सप्लेन करना है न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, है ना। सिर्फ न्यूट्रिशन से ही अलग से क्वेश्चन इस पे आए हैं कई बार और आते रहते हैं। और रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन है, रिप्रोडक्शन है ना। और हाँ, यहाँ नीचे लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ यूग्लिना। तो इतनी चीजें आज हमको कवर करनी है इस लेक्चर में। यहाँ पे एक और सुंदर सा डायग्राम आपके लिए मैं नेट से निकाल के लाया हूँ, क्योंकि इतना अच्छा डायग्राम इसमें बनाने में बड़ा समय लगेगा। इसीलिए मैंने ये लेक्चर जो है बोर्ड पे ना लेकर लैपटॉप से शूट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें डायग्रामेटिक सिस्टम ज़्यादा है। और आपको पता है, इतने सारे डायग्राम में बोर्ड पे बनाते बनाते पूरा एक दिन लग जाएगा एक लेक्चर में, समझ रहे हो ना। और उतना अच्छा समझ भी नहीं आएगा। यहाँ ये बने बनाए जो डायग्राम है, आपको इसमें ज़्यादा क्लियरेंस आएगी। यहाँ पे देखिए, देखो, आपको मैंने बताया था जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं ना, प्रोटोजोआ, सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर,
और आपको ये भी पता होगा कि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में मेनली किसको रखा गया है भाई, प्रोटिस्टा किंगडम में ही फाइलम आता है आपका। प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया है ना, तो ये तो आपको पता ही है कि ये यूनिसेलुलर होगा, क्योंकि ये मोनेरा में नहीं है, अदर किंगडम में प्रोटिस्टा में है, इसलिए इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, क्योंकि ये यूकैरियोट हो गया है ना। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोटोजोआ में या तो यूनिसेलुलर होंगे ऑर्गेनिजम्स या फिर ए सेलुलर होंगे, मतलब आकोशिकी, सेल स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। अब यहाँ पे अच्छे से समझिए, ये यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल है, ये ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल का है, यही पूरा ऑर्गेनिज्म है जो एक पूरी आपको ये बाउंड्री दिख रही है, सेल दिख रही है ना, यही। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इसका जो फ्लैजिलम है, यहाँ पे दो फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं, है ना, जिसको यहाँ पे फोटो रिसेप्टर बना हुआ है, यहाँ से दो फ्लैजिला निकलते हैं, इसमें से एक तो बड़ा निकल जाता है और एक छोटा सा फ्लैजिला होता है जो बाहर तक ही आ पाता है या फिर अंदर ही रह जाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन भी आ जाता है ना। तो दो फ्लैजिला ओरिजिनेट करते हैं, आपको याद रखना है। ये आई स्पॉट पे एक एक नंबर के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। देखिए जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे आपको यहाँ पे दाने टाइप में दिख रहा है ना, ये क्या है, आई स्पॉट, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोला जाता है। ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, है ना, इसमें लौकी के जैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लंबे लंबे, है ना, लंबे लंबे से क्लोरोप्लास्ट इसमें पूरी सेल में पड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है इसीलिए इसको किसमें रखा गया है, फाइटोमेस्टिगोफोरा में। फाइटो मीन्स प्लांट, मतलब प्लांट वाले भी कैरेक्टर इसमें आ गए, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता ही है कि जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं भाई, यूकैरियोट जो है, यूकैरियोट्स वाले सभी फीचर इसके सेल में देखने को मिलेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, डबल मेम्ब्रेन हो या सिंगल मेम्ब्रेन, सभी मिलने वाले हैं। ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सेंटर में आपको ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियोलस है, ये पूरा आपका न्यूक्लियस है। और इसमें आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, है ना, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड रिजर्व, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है। ये आपके गोल्जी बॉडी दिख रहे हैं ना, गोल्जी अपैरेटस, और यहाँ पे आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है ना, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं अभी से मन में बसा लीजिए, उस पर फोकस कंपेरेटिवली ज्यादा देना है। जैसे न्यूट्रिशन इन यूग्लिना, सेकंड आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, है ना। तो कुछ चीजें हैं जो जिसपे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको आपको तैयार ही कर लेना है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है, ये बहुत सारे इसके फंक्शन को रेगुलेट करेगा ना, कंट्रोल करता है, इसीलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा फोटो रिसेप्टर यहाँ पे है ना, यहाँ से सेंसेशन मिलती है कि लाइट प्रेजेंट है या नहीं, फोटोसिंथेसिस की अंदर जो है प्रोसेस भी स्टार्ट होती है, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये आपको डायग्राम एक बार अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, क्योंकि ये प्रोटिस्टा में आता है। अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट है मतलब एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होगा, जिसके अंदर हर प्रकार के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, नन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, उसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, है ना, न्यूक्लियस, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है। ये आपको इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी देखने को मिलता है, बाकी वही ऑर्गेनेल्स हैं आपके, गोल्जी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और फूड रिजर्व के लिए भी कोई ना कोई सेल में एक ऑर्गेनेल होता ही है छोटा सा। तो सिंपल ये स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ यूग्लिना विरिडिस। अब अगर बोर्ड पे पढ़ाता तो ये सब डायग्राम जो आपको दिख रहे हैं, ये कहाँ से मैं लेके आता, है ना, या फिर स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। और अभी कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही जो है आपको स्मार्ट बोर्ड वाली भी फैसिलिटी हम देंगे, ठीक है, उसकी जो है योजना चल रही है। अगली हेडिंग लगाइएगा आप, हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ यूग्लिना विरिडिस, किस प्रकार के आवास में रहता। यहाँ पे देखिए पेड़ एक पड़ा हुआ है, आंधी तूफान में गिर गया होगा, और यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन कलर का, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं ना, यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन का आप तालाब में देखते होंगे ना, वो वाटर हाइसिंथ होती है, जलकुंभी। उसके अलावा ये जो होते हैं यूग्लिना, ये भी जब काफी ज्यादा इसको न्यूट्रिएंट मिल जाता है ना, पॉन्ड में फ्रेश वाटर जो है वहाँ पे
या फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं ये, और पॉन्ड वगैरह में भी हर जगह मिलेंगे, है ना। तो ये जो है वाटर हाइसिंथ के जैसे लगने लगता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल इतना ठूस ठूस के भरा होता है कि एकदम पूरा ग्रीन प्लेटफॉर्म बना देते हैं। यहाँ पे देखिए सब ग्रीन ग्रीन कलर के आपको दिख रहे होंगे, है ना, यूग्लिना। तो ये है इनका हैबिट। यूग्लिना विरिडिस इज आ सोलेटरी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोलेटरी एंड फ्री लिविंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। मेनली ये कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर, ताजे पानी में ये मिलता है आपको यूग्लिना विरिडिस। इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पूल्स, डिचेस एंड स्लोली रनिंग स्ट्रीम्स, है ना, धीरे धीरे बहने वाले जो झरने होते हैं उसमें भी आपको मिल जाते हैं। और जनरली आपको जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर पूल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबल है तो काफ़ी ग्रोथ हो जाती है। जैसे अलगल ब्लूम आप लोग देखे होंगे ना, उसी तरीके से इसमें भी बहुत ज़्यादा, भाई जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, सिंगल सेल, इनमें रिप्रोडक्शन रेट जो होती है ना, बहुत हाई होती। छोटे ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस जल्दी जल्दी करते हैं, इसीलिए इसमें बाइनरी फिजन वगैरह आप देखेंगे ना, तो ये सब होता है, इसलिए जल्दी जल्दी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं और संख्या काफ़ी बढ़ा लेते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस हियर देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, है ना, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, ये वही डायग्राम है सेम, है ना, इसको ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं शेप की। हर एक हेडिंग पे अलग से स्लाइड है आपके लिए, अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को गौर करके देखिए, है ना। ये अगेन देखिए यूग्लिना का बाहर से स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। शेप की बात करते हैं, इसका शेप कैसा होगा? यूग्लिना विरिडिस इज इलोंगेटेड, देखिए ना, लंबा सा है, इलोंगेटेड एंड स्पिंडल शेप्ड इन अपीयरेंस, है ना। तो ये स्पिंडल शेप का होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ना। पैरामीशियम जो होता है वो स्लीपर के जैसा होता है, जैसे स्लीपर शेप में, है ना, जो हम लोगों के स्लीपर होते हैं। ये यूग्लिना जो है इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप का अपीयरेंस दिखेगा आपको। तो यूग्लिना का शेप भी इम्पोर्टेंट है। ये हेडिंग आप डालते जाएंगे, है ना। पहली हेडिंग जो थी हैबिट एंड हैबिटाट, सेकंड आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना विरिडिस में पहला हमने क्या देखा है? शेप के बारे में, है ना। अब यहाँ पे साइज देखते हैं, कितने साइज का होता है ना, सब लिख के आओगे तभी नंबर मिलेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा आपका, तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जा सकता है, कितने लेंथ और विड्थ कितनी होती है ना। तो साइज जो है यूग्लिना विरिडिस इज अबाउट 40 टू 60 माइक्रोन, मतलब समझते हो ना, 40 टू 60 माइक्रोमीटर, समझ रहे हो ना, म्यू एम इन लेंथ। इसकी लंबाई 40 से 50 माइक्रोन होती है, और विथ जो है 14 टू 20 माइक्रोन इन ब्रेथ एट द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो मोटा वाला ये वाला पार्ट है ना, उसकी ये दिखाई गई है, इतनी चौड़ाई होती है ना। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, बड़ा ही अजीबो गरीब है ये यूग्लिना। इसके बारे में जितना आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा। देखो यूग्लिना जो है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको हम बताते हैं। यूग्लिना, यूग्लिना को हम प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक मानते हैं ना, संयोजक कड़ी मानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के फीचर, अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर लाइट के अब्सेंस में है ना, अंधेरे में पड़ गया तो क्या करेगा? जैसे हम लोग है ना, होलोजोइक हो जाएगा, प्राणी संभोजी हो जाएगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को इंगल्व कर लेगा, समझ रहे? तो ये जो है दोनों तरीके से भोजन बनाता है या नहीं? तो इसमें एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर आ गए। अब आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं, है ना, एनिमल्स होते हैं, उनके सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। अब आपको सोचना ये है
कि इसमें तो दोनों फीचर हैं, प्लांट के भी एनिमल के भी। तो एनिमल के कैरेक्टर के हिसाब से इसमें सेलवाल नहीं होनी चाहिए, प्लांट के हिसाब से इसमें सेलवाल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के इसमें फीचर है। इसलिए जब इसमें इस तरीके का सिस्टम फंसा तो ईश्वर ने सोचा होगा, जब ये बीच का ऑर्गेनिज्म है, आधे कैरेक्टर एनिमल के हैं आधे प्लांट के हैं, तो इसको जो कवरिंग है उसको भी बीच वाली बना दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं किया कि सेलवाल अब्सेंट कर दे, वरना तो अगर अब्सेंट कर देते फिर एनिमल का कैरेक्टर आ जाता है, प्लांट वाले नाराज हो जाते। तो प्लांट और एनिमल के बीच वाला रखा, ना तो सेलवाल अब्सेंट किया ना प्रेजेंट किया। इसमें एक पेलिकल बना दिया, क्या बनाया, पेलिकल। ये सेलवाल नहीं है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेलवाल जो है आपकी वो सेलुलोज की बनी होती है प्लांट में, लेकिन ये पेलिकल जो है एक खास तरह की प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, पेलिकल जो है प्रोटीन का बना होता है ना। किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो ये जो पेलिकल है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की एक स्पेशल कवरिंग बनाई है ना ईश्वर ने इसके चारों। तो ये पेलिकल इसमें पाई जाती है। इसी पेलिकल के कारण जो है इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, काफ़ी ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, लचीली होती है। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, समझते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से एक पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। द बॉडी इज कवर्ड बाई अ फ्लेक्सिबल टफ एंड स्ट्रोंग क्यूटिकुलर पेरीब्लास्ट which lays beneath the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में आपको चिपकी हुई मिलेगी, है ना। दिस हैज ओब्लिक बट पैरेलल स्ट्राइएशंस कॉल्ड मायोमीम्स, मायोनीम्स, है ना। इसमें ओब्लिक, ओब्लिक मतलब तिरछे, इस तरीके से मायोनीम्स के स्ट्राइएशंस मिलते हैं, इस तरीके से धारियां मिलती है ना। आपको थोड़ा थोड़ा गौर करिए, यहाँ पे दिख रही होंगी। ये जो होती हैं ये कैसी होती है, समानांतर क्रम में होती हैं, पैरेलल होती है ना। देखो ये ओब्लिक एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से इसमें पाई जाएंगी। और ये कवरिंग पूरे सेल के ऊपर होती है ना, इस तरीके से इसके पूरे ऊपर होंगी चारों ओर, है ना। तो ये ओब्लिक होती हैं और कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मायोनीम्स बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए भाई, एक एक चीज़ को हम ऐसे ही समझते जाते हैं। यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। कुछ पॉइंट हैं जिसको डिस्कस करते हैं हम। द पेलिकल इज कम्पोज ऑफ फाइबरस इलास्टिक प्रोटीन। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। कुछ लोग जो है गलत मार्क करके आ जाते हैं पेपर में, है ना, गलत लिख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है सेल वॉल टाइप में है इसलिए ये सेलुलोज का बना होगा। और एक ऑप्शन भी उसमें आपको रखा ही मिलता है सेलुलोज, इसलिए आपको याद रखना है। ये पेलिकल जो होती है किससे बनी होती है, फाइबरस इलास्टिक प्रोटीन, है ना, प्रोटीन नेचर की होती है, बट नॉट ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये याद रखना है आपको। पेलिकल किसकी बनी हुई, फाइबरस इलास्टिक प्रोटीन की, बट नॉट ऑफ सेलुलोज। सेकेंड पॉइंट इसमें देखिए, पेलिकल मेंटेन्स अ डेफिनिट शेप ऑफ द बॉडी, है ना। अभी आप देखेंगे कि पेलिकल का रोल आगे मूवमेंट में भी है। यूग्लिनॉइड मूवमेंट जब ये करेगी, देखो दो टाइप की मूवमेंट होंगी इसमें, एक फ्लैजिलर जिसमें फ्लैजिला हिलाएगा और आगे बढ़ेगा ये पानी में, और दूसरी मूवमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की होगी, जिसमें ये पेलिकल मदद करेगी। ये पूरा यूग्लिना कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर आगे, जैसे केचुए को कभी बढ़ते हुए देखे हो, चलते हुए, केचुआ कैसे चलता है, पूरी बॉडी को एक पास इकट्ठा करता है फिर रिलैक्स होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स होगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके की इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट, है ना। ये जो मूवमेंट है इसमें पेलिकल ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है और लचीली होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इजिली रिलैक्स भी हो जाती है ना। तो ये जो है, और इसका शेप मेंटेन करने में भी हेल्प होती है। पेलिकल पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद कर लेना है एक एक पॉइंट इसका। पेलिकल मेंटेन्स आर डेफिनिट शेप ऑफ द बॉडी। इट हैज एन आउटर थिन लेयर एपिक्यूटिकल एंड इनर थिक लेटर, यहाँ पे लेयर होगा लेटर नहीं, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, है ना। ये जो है ऊपर होगी इसीलिए इपी लगा दिया गया, इपी मतलब बाह्य, बाह्य क्यूटिकल, और अंदर जो होगा उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं ना। क्यूटिकल जो है रक्षात्मक परत के जैसे होती है, आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, कैसी, रक्षात्मक।
चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइटोस्टोम और साइटोफेरिंक्स की। एट द एंटेरियर एंड कौन सा, ये वाला, ये है एंटेरियर एंड, है ना, और ये है पोस्टेरियर, जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट कर रहा है, इस वाले एंड को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एंटेरियर, आगे वाला अग्रभाग। एट द एंटेरियर एंड इज अ फनल शेप्ड साइटोस्टोम और सेल माउथ स्लाइटली टू वन साइड ऑफ द सेंटर। ये जो है ना, इसको बोलते हैं साइटोस्टोम, ये जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट कर रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोला जाता है साइटोस्टोम। क्या है, साइटोस्टोम या सेल माउथ स्लाइटली टू वन साइड ऑफ द सेंटर, मतलब जो सेंटर में है, क्या है, सेंटर में इससे थोड़ा हट के होता है। साइटोस्टोम लीड्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर साइटोफेरिंक्स और गलेट, both serves as a canal for escape of fluid from the reservoir। ये देखिए यहाँ पे गलेट टाइप में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें, है ना। ये है आपके साइटोस्टोम, ये जो बना है ना, ये गड्ढा टाइप में ऐसे ये बन गया है ना, ये है आपका साइटोस्टोम, और ये आपका साइटोफेरिंक्स है, ये वाला जो है ना, ये पूरा आपका साइटोफेरिंक्स है। इसमें जो है जो भी फूड पार्टिकल आएंगे इंगल्व कर लिए जाएंगे, है ना, इंगल्व कर लिए जाएंगे। अब देखिए ये जो है आपका साइटोस्टोम और साइटोफेरिंक्स, साइटोफेरिंक्स में भी आपका एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ना, ये भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। अभी आगे फंक्शन पढ़ेंगे आप कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के, काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, आपको पोजीशन याद रखना है साइटोफेरिंक्स और साइटोस्टोम के। चलिए आ गया आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसको समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये जो आपका है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे लेवलिंग दी गई है, ये आपका साइटोफेरिंक्स में सेल टाइप में ही होता है, छोटा सेल मान सकते हैं, हाँ, उसके अंदर ये पाया जाता है। ये आपका फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम के बारे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इट इज अ लार्ज ओस्मो रेगुलेटरी बॉडी, है ना, ओस्मो रेगुलेशन मतलब परासरण नियमन, हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, परासरण नियमन, है ना, परासरण नियमन में मुख्य भूमिका होती है। इट लाई नियर द रिजर्वियर ऑन वन साइड, है ना, ये जो है यहाँ पे वन साइड, इसके एक साइड में प्रेजेंट होता है। द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिस्चार्ज द एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम वास्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इनटू द रिजर्व। ये एक प्रकार से एक्सक्रेटरी रोल भी निभाता है, परासरण नियमन करेगा प्लस उत्सर्जन भी करेगा। क्या करेगा, उत्सर्जन, एक्सक्रेटरी रोल भी यही निभाएगा, है ना। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या करता है, जो एक्सेस वाटर होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वाया मेटाबॉलिज्म, जैसे मेटाबॉलिज्म तो होगा ही भाई, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मेटाबॉलिज्म होना ही है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो चीज़ों से मिलकर बना है। एनाबॉलिज्म का मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के बड़े बनाना, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और कैटाबॉलिज्म का मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, उनको तोड़ तोड़ के, जैसे डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में बड़े फूड पार्टिकल को केमिकली और पहले हम क्या करते हैं, माउथ से उसका चर्विंग करते हैं ना, चेविंग करते हैं, चबाते हैं उसको, यांत्रिक रूप से उसको छोटा करते हैं। फिर क्या करते हैं, उन छोटे पार्टिकल्स पे एंजाइम्स एक्शन करते हैं। तो ये बहुत ही छोटे माइन्यूट, जैसे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे आपने स्टार्च खाया और उसको तोड़ दिया माल्टोज में, फिर उस पर एंजाइम काम करेगा, वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, और इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसी तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, जितनी भी रिएक्शन बॉडी की होती है सब मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आ जाती है। ये जो प्रोसेस है बड़े मोलिक्यूल से छोटे मोलिक्यूल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म।
और इसका सेम उल्टा उसको क्या बोलते हैं हम, एनाबॉलिज्म, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस किया जाता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मेटाबॉलिज्म तो होता ही है, तो यहाँ भी मेटाबॉलिज्म होगा, उससे कुछ वास्ट प्रोडक्ट होगा जो कि कॉन्टेक्टाइल वैक्यूम के थ्रू एक्सक्रीट किया जाएगा। ये बात समझ में आई। और अच्छे से एक चीज समझिए, जैसे मेटाबॉलिज्म में आपका रेस्पिरेशन भी आएगा। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं हम लोग और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका उत्सर्जन करना बाहर अनिवार्य है। इस तरीके से इसमें भी कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिनको बाहर निकालना पड़ता है। चलिए, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्लैजिलम के बारे में ना। फ्लैजिला, फ्लैजिला इसका बहुत ही बड़ा होता है ना, लॉन्ग होता है। जितनी बड़ी इसकी पूरी बॉडी होती है लगभग उतना ही बड़ा, और उससे ज़्यादा ही बड़ा फ्लैजिलम आपको देखने को मिलेगा। ये है, देखिए फ्लैजिला है ना, ये फ्लैजिला है बड़ा सा। फ्लैजिला के कारण ही ये क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। चलिए, हाँ यहाँ पे लॉन्ग होता है ना, फ्लैजिला जो है इसका कैसा होता है, लॉन्ग होता है। व्हिप लाइक फ्लैजिलम, जैसे कि आप व्हिपलेस टाइप और टिंसल टाइप, आप अगर स्टार्टिंग से मेरे पास क्लासे कर रहे होंगे तो आपको पता होगा फ्लैजिला हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको फ्लैजिलम कितने टाइप के होते हैं, बैक्टीरियल फ्लैजिला है ना। तो उसमें व्हिपलेस टाइप और टिंसल टाइप पढ़े थे, कई सारे टाइप थे। तो ये जो है व्हिप लाइक फ्लैजिलम होता है, इमर्जेस आउट ऑफ द साइटोसोम थ्रू साइटोफेरिंग्स, यहाँ से जो है चिपका हुआ निकला होता है अंदर से। एक छोटा भी इसमें से निकलता है ना। ईच रूट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ ब्लिफेरोप्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट बोलते हैं। यहाँ से एक छोटा फ्लैजिलम भी इतनी दूर तक निकलता है, ब्लिफेरोप्लास्ट। देयर आर टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड द अदर शॉर्ट। देखिए, ये जो मैं स्टार्टिंग से लाइन बोल रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देयर आर टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड द अदर शॉर्ट। ये जो है एक छोटा फ्लैजिला, यहाँ से देखो ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ब्लिफेरोब्लास्ट जो है वहीं से निकलेंगे। एक बड़ा फ्लैजिला बाहर तक आता है और एक छोटा होता है जो कि अंदर यहीं तक रह जाता है ना। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है, किसी भी पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं करना है, सबको याद कर लेना है और हर एक लाइन को समझते चलना। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलना, तो अगले लेक्चर में उसको हम डिस्कस कर लेंगे ना। जो भी चीज़ ना समझ में आया करे लेक्चर में, आप लोग जरूर पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए, यहाँ पे अब हम स्टिग्मा की बात करते हैं। ये जो आपको एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ये क्या है, स्टिग्मा है, ये वाला है ना, ये वाला, ये क्या है, स्टिग्मा है। ये खासकर जो हर स्लाइड पे डायग्राम है, वो जिस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया उसी को ज़्यादातर मेंशन करने की कोशिश की गई है। इसमें खासकर आपको स्टिग्मा दिखाया गया है इसमें, है ना, दिख रहा है बाहर से। नियर द इनर एंड ऑफ द साइटोफेरिंग्स क्लोज टू द रिजर्वियर इज अ रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा इज प्रेजेंट। इट फंक्शन एज अ लेंस एंड इज सेंसिटिव टू लाइट, है ना, लाइट के प्रति काफी संवेदनशील होता है, लाइट की खबर रखता है कि लाइट आई या नहीं आई, है ना। तो इतना ही बस इसका काम होता है। फाइटो जो साइटोफेरिंग्स है उसी के पास में इसका लोकेशन है ना, वहीं पे प्रेजेंट होता है और ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, ये याद रखना है। यहाँ पे पैरा फ्लैजिलर बॉडी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पैरा फ्लैजिलर बॉडी, पैरा फ्लैजिलर बॉडी lies either on one root or at the junction of two roots of the flagellum। यहाँ पे जो जहाँ से फ्लैजिला निकलते हैं उसी को बोलते हैं फ्लैजिलर रूट। द पैराफ्लैजिलर बॉडी इज सेंसिटिव टू लाइट एंड इट इज रिगार्डेड टू द फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स और फोटो रिसेप्टर अपैरेटस। तो इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव होती है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से इसमें से लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं या पार्ट है ना।
तो ये सभी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा साइटोप्लाज्म की। जो बाहर की चीजें थी जैसे पेलिकल हो गया, फ्लैजेला हो गया, है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया हमने। अब थोड़ा सा साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, और हमने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी निपटा दिया। साइटोप्लाज्म में आपको पता ही है साइटोप्लाज्म में क्या होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ यूग्लिना विरिडिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर लेयर ऑफ इक्टोप्लाज्म एंड इनर लेयर ऑफ इंडोप्लाज्म। मतलब जो अंदर की चीजें थोड़ी है और बाहर, दो पार्ट में आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं। बाहर वाले पार्ट को हम इक्टोप्लाज्म, अंदर वाले को इंडोप्लाज्म नाम देते हैं। अब हम जो है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। भाई साइटोप्लाज्म जो है उसमें पढ़ा क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स हो सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी। तो इसमें आपका न्यूक्लियस भी होता है सेंटर में। यूग्लिना हैज अ सिंगल लार्ज राउंड और ओवल एंड वेसिकुलर न्यूक्लियस लेइंग इन अ डिफिनिट पोजीशन, है ना, फिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट होता है और सिंगल होता है, एक से अधिक न्यूक्लियस नहीं होंगे। न्यूक्लियोलस उसके अंदर वो भी एक ही जनरली मिलेगी आपको, है ना। वैसे हम लोगों का जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उसमें न्यूक्लियोलस 2 3 4 भी हो सकते हैं, है ना। जितनी आवश्यकता होगी सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन की, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस जो है एक न्यूक्लियोलस में इंक्रीज कर सकते हैं। एक न्यूक्लियस में कई सारे न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ज़्यादातर आपको एक ही मिलेगा। सिंगल न्यूक्लियस है, लार्ज है, राउंड है और ओवल एंड वेसिकुलर न्यूक्लियस लेइंग इन अ डिफिनिट पोजीशन। द न्यूक्लियस कंटेन्स अ सेंट्रल बॉडी नोन एज इंडोसोम, है ना, ये इंपॉर्टेंट है भैया आपका, विच इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोलस और कैरियोसोम। जो न्यूक्लियोलस होता है उसको हम यहाँ पे इंडोसोम और कैरियोसोम भी बोला जाता है, कैरियोसोम और इंडोसोम। तो ये नाम आपको याद रखना है। द न्यूक्लियस कंटेन्स सेंट्रल बॉडी नोन एज इंडोसोम, वही जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं ना, हम लोगों के सेल्स में बोला जाता है। यहाँ भी बोल सकते हो आप न्यूक्लियोलस या इंडोसोम या कैरियोसोम, बशर्ते याद ये रखना है ये दो जो नेम हैं अगर लिखे मिल जाए पेपर में तो आपको समझ जाना चाहिए कि न्यूक्लियोलस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही, न्यूक्लियोलस की, है ना, उसमें भड़बड़ाना नहीं है ज्यादा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं क्रोमेटोफोर्स की। भाई देखो इसमें कुछ क्रोमेटोफोर क्या, ये जो क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। क्रोमा मीन्स कलर, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम पिगमेंट्स की बात करने वाले हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें। तो क्रोमेटोफोर की यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्रोमेटोफोर है ना, ये पैरामाइलम है, ये पायरिनॉइड्स हैं सेंटर में, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। ये पीडीएफ भेज देंगे आप लोग, डायग्राम भी बना लेना क्रोमेटोफोर ऑफ यूग्लिना का। रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ यूग्लिना there are several cylinder बैंड लाइक इलोंगेटेड क्रोमेटोफोर्स, इसमें कई सारे प्रेजेंट होते हैं। सेवरल मतलब कई सारे होंगे, सिलेंडर या बैंड लाइक इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे, आपको पता ही है। ये देखिए क्रोमेटोफोर इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। द क्रोमेटोफोर, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली, है ना, कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, जो कि हायर प्लांट्स में मिलते हैं ना, एंड आर आल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो जो हायर प्लांट में उच्च वर्गीय पादपों में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, वही सेम यूग्लिना में भी पाए जाते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है। आपको पता होगा कि यूग्लिना जो प्रोटोजोआ है इसके बाद में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। पहले एल्गी आए, एल्गी में भी 3 ग्रुप आए, क्लोरोफाइसी, जैसे साइनोफाइसी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर क्लोरोफाइसी, देन उसके बाद में फियोफाइसी, रोडोफाइसी, फिर ब्रायोफाइट, उसमें लिवरवर्ट आए, फिर मोसेस आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, है ना। उसके बाद में ये सब बड़े बड़े प्लांट आए हैं, और इसमें जो ये क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं एकदम एंजियोस्पर्म वाले हैं, मोनोकॉट डाइकॉट वाले, समझे। तो काफी हायर प्लांटों वाले इसमें ये आपको देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना है आपको। अगला पॉइंट है इसमें, यूग्लिना विरिडिस डिराइव्स इट्स ग्रीन कलर फ्रॉम दीज क्रोमेटोफोर्स। तो इसमें जो है ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कि आपको हैबिट एंड हैबिटाट में मैंने कई सारे डायग्राम भी दिखाए थे, है ना। तो एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता था। देखो ये पैरामाइलन बॉडीज हैं, दिख रही होंगी आपको पैरामाइलन बॉडीज, ये यूग्लिना।
पैरामाइलन बॉडीज ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज आर फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द इंडोप्लाज्म। इसमें इंडोप्लाज्म में इधर उधर पड़ी रहती। दीज आर refractile bodies and contains stored food material in the form of पैरामाइलन, है ना। तो ये पैरामाइलन जो है इसके फॉर्म में एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, इसके इसी फॉर्म में ये स्टोर करते हैं अपने फूड मटेरियल को। तो ये फूड स्टोरेज ऑर्गन है इनका पैरामाइलन बॉडीज, जिसमें कि पैरामाइलन को स्टोर किया जाता है ना। हम एक एक करके हर एक चीज को इसमें डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी चीज आपकी छोड़ी नहीं जा रही। मूवमेंट इन यूग्लिना, ये देखिए अभी तक जो स्ट्रक्चर चल रहा था वो अलग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ से एक अलग क्वेश्चन, या तो देखो कंप्लीटली पूरा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यूग्लिना के बारे में सब लिखना होगा, या फिर 3 क्वेश्चन आएंगे 3 तरीके से। पहला आपका सिंपल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर पूछेगा, तो स्ट्रक्चर में अभी तक जितना भी बताया हूँ सारे ऑर्गेनेल्स और जितने भी स्ट्रक्चर सब के बारे में लिख के आना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन आता है सीधे सिर्फ मूवमेंट इन यूग्लिना, है ना, लोकोमोशन है मूवमेंट, ये मूवमेंट किस किस टाइप का होता है इस पे क्वेश्चन बनता है अलग से, तो ये भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ लोकोमोशन इन यूग्लिन। ऐसा करते हैं, इतना बड़ा लेक्चर हो चुका है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, और यूग्लिना का पार्ट 2 करके हम एक सेकंड लेक्चर डाल देंगे जिसमें आपको मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सभी चीजें कवर करवा देंगे, है ना। कितनी चीजें बचती हैं आपकी, अभी खाली स्ट्रक्चर ही तो हुआ है आपका, एक तो मूवमेंट हो गया, फिर अभी न्यूट्रिशन बचा हुआ है ना, न्यूट्रिशन हो गया, और रिप्रोडक्शन हो गया, और आपका रेस्पिरेशन हो गया, है ना, रेस्पिरेशन वगैरह। तो ये जो है अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, इसको हम अगले लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। तो इसको आप लोग एंजॉय करिए, पढ़िए मस्त। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, पूछ लिया करिए। व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वहाँ पे आप पूछ लिया करिए। अभी तक ज़्यादा जवाब मैं वहाँ पे नहीं दे पाया हूँ पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अब फिर से एक्टिवली आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे सभी, है ना। और कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे पूछिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी ये मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।